सेल होती है बनारसी साड़ी की आपके यहाँ? कैसे बताया जाए, अभी तो कुछ नहीं सेल हो रही है। एक साल से तो एकदम जीरो है। पहले तो 1500 साड़ी आती रही हर डायर के पास, अब 200 250 100 हफ्ते भर में एक बार आया था ऑर्डर के पर। स्टॉक में कोई नहीं रखा है बहुत माल। बुलडोजर चल जाए, बोलने पे चल जाता है। बोलने पर चल जाता है, ये हाल है। इस बार 400 पार सीट आएगी की भाजपा की। बेईमानी होगी तो क्यों नहीं आएगी? 400 का पार हो जाएगी, अब क्यों नहीं आएगी? 400 का 600 पार ले जाए। पहली बात तो कोई भी पार्टी पूरे देश से गरीबी मिटा नहीं सकती। तो हमें शुरू से यही सिखा देना कि पढ़ो, पढ़ के सरकारी नौकरी करो। कोई मामा बोलता है बच्चा तुम बिजनेस करो, जिसके बिजनेस कैसे करेंगे? जब बिजनेस रहेगा तब तो बिजनेस करेंगे। आपकी एक दुकान खुल जाने से लोगों का पेट भर जाएगा। मोदी जी ने 10 साल में क्या किया, इसके लिए कोई बात नहीं होती है। सब कहाँ कौन सी बात हो रही है भाई, ये बताइए। 10 साल में उन्होंने रोजगार दिया है क्या? बनारस के मदनपुरा के अंदर सबसे ज्यादा पलायन करने वाले लोग हैं ये 10 साल के अंदर। यहाँ सभी तरह की साड़ियाँ बनती है और पूरे इंडिया में विदेश तक जाती थी साड़ियाँ। अभी ये स्थिति है कि इन्होंने एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, बाहर साड़ियाँ नहीं जा रही है। जो विदेशी टैक्स लगता था अभी 30% लग रहा है बनारसी साड़ी पे। जब इनकी गवर्नमेंट आती है, इसके पहले भी आई थी, यही हाल था। और ज्यादातर बनारसी साड़ियाँ विदेशों में बिकती है। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात करेंगे ना भाई। हमारे क्षेत्र में नहीं आए तो हम आपके क्षेत्र में नहीं गए ना, हम अपनी बात कहेंगे। ये मत करिए, ये मत करिए। कबीर दास की भाषा में सुन लो। जी बताइए। खाना आपका पार्सल इस बातचीत को हम यहाँ बंद करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति हो रही है। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नहीं है, कुछ लोग तो बेंगलुरु चले गए, सूरत चले गए, पंजाब चले गए, कलकत्ता चले गए। जहाँ जिसको समझ में आ रहा है चला जा रहा है। यहाँ बिजनेस दिन ब दिन खत्म हो चले जा रहा है। बनारसी का काम तो मतलब ओडीओपी में भी है और तमाम चीजों में है। सब है लेकिन दिख नहीं रहा है। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? हमारा नाम तो सिराजुल सालिकीन है, एसबी के नाम से लोग जानते हैं हमको। एसबी सिराजुल सालिकीन। तो वैसे हम फेमस है एसबी के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ पे मदनपुरा इस इलाके में हम लोग बात कर रहे हैं बनारस के। बनारसी साड़ी का काम का स्कोप कितना बड़ा है यहाँ पे? अगर कोई काम शुरू करना चाहे तो मतलब सरवाइव करेगा इस बिजनेस में कि नहीं? लेकिन देखिए, जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। अब जैसे गवर्नमेंट एक कानून ले आ रही है, अभी इधर जो एमएसएमई लगाया है, इसकी वजह से बहुत सारे व्यापारी लोग हाथ रोक दिए हैं, नई बिजनेस करना चाह रहे हैं। एमएसएमई की वजह से? एमएसएमई की वजह से। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कुछ गवर्नमेंट की थिंकिंग है कि वो मतलब किस तरीके से क्या करना चाह रहे हैं, तो उसमें व्यापारी लोग को नहीं समझ में आ रहा। अब ये माल जैसे हम लोग लेते हैं तो बिकता तो है नहीं एकदम, ये माल अपने समय से बिकता है। तो ऐसा क्या कोरोना के बाद से खराब हुआ है क्या साड़ी का काम? हाँ, कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। कोरोना के बाद तो एक झटका चला और उसके बाद से ये 2022-23 ये 24 एकदम बेकार जा रहा है। अच्छा, और इधर जाइए जब आप ये गदौलिया चौराहा जो है उससे आप उधर बढ़िए, चौक की तरफ बढ़िए, तो वहाँ उस रास्ते में बहुत सारी बड़ी बड़ी साड़ी की फर्म मिलती हैं। खत्म हो गए वो इधर, ये कॉरिडोर की वजह से वो सब इधर से व्यापारी लोग भाग रहे हैं, इधर से दूसरी तरफ तीसरी तरफ चला गया। कोई महमूदगंज गया है, कोई सिगरा गया है, कोई कहीं गया है, कोई पांडेपुर चला गया। वो व्यापारी कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? वो भी तो साड़ी का काम करते हैं। सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। हम लोग के गद्दीदार। अगर मैं बनारसी साड़ी का काम शुरू करूँ तो बनारसी साड़ी का काम शुरू करूँगा, उसके साथ कुछ और भी शुरू करना पड़ेगा, तब सर्वाइव करेगा बिजनेस। अब ये हम लोग नहीं बता सकते कैसे होगा, क्योंकि अभी हम लोग जिस हालात से गुजर रहे हैं। तो कितनी सेल होती है बनारसी साड़ी की आपके यहाँ? कैसे बताया जाए, अभी तो कुछ नहीं सेल हो रही है। एक साल से तो एकदम जीरो है। एक साड़ी नहीं बिक रही, एक साल से कोई साड़ी नहीं होगा, कुछ तो होगा। कुछ नहीं बिक रहा है भाई। ऐसा है क्या? साड़ी नहीं बिक रही है? हम लोग खुद डाई का काम करते हैं। मार्केट की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है बखत है। 6 महीने 7 महीने हर डायर बैठे हुए हैं, बस 1-2 साड़ी छूट फूट आती है तो वही होता है जो। हाँ, पहले तो 1500 साड़ी आती रही हर डायर के पास, अब 200 250 100 हफ्ते भर में एक बार आया था ऑर्डर के पर। स्टॉक में कोई नहीं रख रहा है बहुत माल, सब ऑर्डर पे करवा रहे हैं, ऑर्डर बेसिक पे। स्टॉक एक साड़ी कोई नहीं रख रहा है। हाँ, एक साड़ी मांग में कमी है या सिंथेटिक आइटम ज़्यादा बिक रहा है, क्या लग रहा है? सिंथेटिक भी ठंडा चल रहा है, वो भी धंधा एकदम चौपट है। ये गवर्नमेंट की कुछ नीति की वजह से जो एक कानून जो लिया रहे हैं, इसकी वजह से बिजनेस में एकदम कमजोरी आ गई है। बिजनेस में कमजोरी है, बिजनेस में कमी आ गई है। और गवर्नमेंट चाह भी नहीं रही कि कोई ऐसा हम लोग लगावे। जीएसटी लग गई, फिर नोटबंदी हो गई, फिर नोट बंद हो गया,
कोई ना कोई कानून जो है नया नया आ रहा है, उसकी वजह से धंधा पर असर पड़ रहा है। और बनारसी साड़ी का धंधा ऐसा है कि आदमी खुद मैन्युफैक्चरिंग कराता है, बनवा के रखता है। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करवाते हैं आप लोग, बनारस में कि मऊ में? नहीं, बनारसी में होता है, यही के लोकल ही जो लोग। बनता है साड़ी वो अलग आइटम है। वो बनारसी साड़ी, वो तो बनारसी साड़ी का बेचते हैं उसको। देखिए, बनारसी तो जो चालू लोता की बिकती है नैलून की, वो भी बनारसी के आगे बिकते हैं। आज बनारस के अंदर जितनी ये साड़ी की दुकानें खुली है, सब बनारसी के नाम से बेचते हैं। सब बोल के बनारसी साड़ी बेचते हैं। सब बनारसी के नाम से, वो बनारसी साड़ी ही नहीं होती है, सब नैलून की चालू साड़ी होती है। बनारसी साड़ी की क्या पहचान होती है? बनारसी साड़ी का आप जब देखेंगे तो समझ में आएगा कि बनारसी साड़ी क्या होती है। हाँ, वो ज़मीन आसमान का फर्क है, देसी की और रिफाइन समझ लीजिए। अच्छा, आप खुद कहेंगे, जब सामने रखेंगे तो खुद ही मालूम है ये रिफाइन है और ये देसी की है, इसका फर्क पड़ता है। यानी काम सफर कर रहा है। बाकी बहुत नुकसान हो रहा है। आप लोग ये सब मांग कभी सरकार के सामने उठाए? कितनी मरतबा हम लोग की गद्दी पर बात हुई, जब मोदी जी का ये पहला इलेक्शन लड़ रहे थे, उसके बाद गद्दी पर बात हुई है। ये हुआ कि पे किस पे? किससे? वो जगदीश साहब, नारायण साहब, वो चौक पे जेडीएस वाले राजेश साहब है ना, उनसे हम लोग मोदी का ये वो कोई इंटरव्यू लेने आए थे वहाँ पे गद्दी पे। तो यही हुआ कि भाई नई हुकूमत बनेगी तो हम लोग का कुछ बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन बढ़ा गया और कम हो गया। जेडीएस और एसएनडी जो बता रहे हैं, ये यहाँ के बड़े फर्म्स हैं जो, हाँ, साड़ियों के बड़े फर्म हैं। हम लोग से काम होता है बहुत अच्छे से, आज 38 साल से काम कर रहे हैं वहाँ के साथ, उनके साथ। तो अभी वो लोग भी माल खरीदने में कम ही दिखा रहे हैं। कारोबार, कस्टमर ही नहीं आ रहे तो क्या माल खरीदेंगे भाई? अगले का भी सेल होना है जी सामने, जब अगले का सेल नहीं होगा तो कैसे माल खरीदेगा कारीगर से? यही है धंधा की हाल। हम लोग जिस इलाके में बैठे हैं, मैं और मेरे साथी असद, हम लोग इस समय मदनपुरा में हैं। ये बनारस है और मदनपुरा इलाका जो है कई स्थितियों में महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे साड़ी के बहुत सारे थोक व्यवसायी काम करते हैं। आपको इस तरह के मकान, जुबैर साड़ी, एसबी साड़ी, इस तरह के बहुत सारे मकान और फर्म्स दिखाई देंगे और बहुत सारे घर हैं जो ऊंचे ऊंचे बने हुए हैं। इस घर का इस पूरे मोहल्ले का एक ऐतिहासिक मूल्य भी है कि जब साल 1991 में देश भर में दंगे हुए थे, तभी ये इलाका भी बदस्तूर नहीं, लेकिन ये इलाका भी बुरी तरह से दंगे से प्रभावित हुआ था, जिस पर बार बार आरोप लगे थे तत्कालीन सरकारों पे कि पुलिस ने घरों में घुस के अत्याचार किया था। इसके बाद ये इलाका अपने आप से सरवाइव करता है, अपनी औद्योगिक चाल को पकड़ता है और उसके बाद इस इलाके में साड़ी का कारोबार शुरू होता है, जो आज भी बेधड़क चला आ रहा है। लेकिन जैसा एसबी साहब बता रहे हैं कि साड़ी के काम धाम में अब कमी दिखाई दे रही है। हमारे पास बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे कंसर्न्स हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ लगती है, आप लोग भी खड़े हैं, अगर मेरी बात से असहमत हो तो बताएं, कि जब भी हम लोग किसी ऐसी लोकेलिटी में जाते हैं ना, जब भी आप तो मोबाइल से वीडियो भी बना रहे हैं, तो हम लोग जब किसी ऐसी ख़ास लोकेलिटी में जाते हैं जहाँ पे अल्पसंख्यकों की आबादी ज़्यादा होती है, माइनॉरिटीज़ की आबादी, मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा होती है, तो कई मौक़ों पे वो बात करने से बचते हैं, कई सवालों पे बात करने से बचते हैं। ऐसा होता है क्या कि मेरी गलतफहमी है ये? नहीं, ऐसा है, बचते हैं बात करने से। और बात करने से बचना क्यों? मतलब ये तो लोकतंत्र है। समझ तो ये कहती है चाचा कि जिसको जो बोलना है बोलो। नहीं, लोग कहता है ऐसा ना हो कि बुलडोजर चल जाए। अच्छा, बुलडोजर चल जाए? बुलडोजर चल जाए, बोलने पे चल जाता है? बोलने पर चल जाता है, ये हाल है। ऐसा नहीं होता होगा। अरे आदमी बात किसको फंसा देंगे कि कोई जान नहीं सकता। ऐसा है? ऐसा है। मतलब अभी आप बोल दें कि बुलडोजर चल सकता है तो हो सकता है चल भी जाए। चल भी जाएगा। अरे ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा तो वाकई में इधर बहुत ख़राब हो गया 10 साल में। हम लोग को तो बहुत उम्मीद थी कि मोदी जी जो आए हैं तो हो सकता है बिजनेस अच्छा चले, बहुत उम्मीद थी, लेकिन कारोबार के मामले में एकदम ना के बराबर चल रहा है। कारोबार गड़बड़ा गया है। कारोबार अब ये है कि जो पूंजीपति हैं वो दूसरा तीसरा बिजनेस कर रहे हैं, वो सब चाहिए। जैसे बिल्डर का काम जिन लोगों का है वो सब अच्छे पैमाने पर चल रहा है। अच्छा। लेकिन जो यहाँ की पुरानी परंपरा की जो चीज़ चली आ रही है, ये धीरे धीरे ख़त्म हो चली आ रही है। जैसे ये साड़ी का कारोबार है, और भी बहुत सारे इस लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
अगर आपको बनारस की इकॉनमी को समझना हो और इन इलाकों को समझना हो तो बनारस में एक मोहल्ले का नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है, बजरडीहा है उस मोहल्ले का नाम। बजरडीहा में लंबे समय तक हैंडलूम से यानी हाथ के काम से साड़ियाँ बनाई जाती रहीं। फिर बहुत सारे लोग वहाँ से सूरत पलायन कर गए और फिर सूरत से पलायन करके आए तो उन्होंने हैंडलूम अपने बेच के पावर लूम सेट किए। अलग बहस चल रही है चाय गड़ी पे। रात के 1:10 हो रहे हैं और जिस समय हम ये बातचीत कर रहे हैं और मदनपुरा का इलाका, अगर बजरडीहा जाएं तो उधर का इलाका, रेवड़ी तालाब का इलाका, ये जो कुछ मुस्लिम कॉन्सोलिडेशन है बनारस के अंदर, वो अभी भी आपको ऐसे ही गुलजार मिलेंगे। वहाँ पे ऐसे ही लोग रज्जगा करते मिलेंगे। मेरे साथ ही असद है ये ना, तो गाड़ी में हम लोग आ रहे थे तो मैं इनको बता रहा था कि मदनपुरा से गुजरेंगे तो तुमको देखना सड़क पे भीड़ दिखाई देगी। रात का 1 बज रहा था। वो समझ जाते हैं ये मदनपुरा है। हाँ, तो ये आए तो इनके मुंह से निकला यहाँ तो ईद मनाई जा रही है। हाँ, इनके मुंह से निकला सही है। यहाँ तो ईद मनाई जा रही है भाई साहब। असल में दिन में काम में रहते हैं, रात में जब फ्री होते हैं तो सोचते हैं कि चाय पान होता रहे। कितने बजे तक सोते हैं मदनपुरा के लोग? अब वही 12-1-2 बजे तक सो जाते हैं। अरे ऐसा मत बोलिए, 1 बजे तो यहाँ टहल रहे हैं आप लोग। कहाँ 12-1 बजे सोएंगे आप लोग? सोने वाले देखिए, सोने वाले 8 बजे भी सो जाते हैं। जो है लोग 10 बजे सो जाते हैं, 11 बजे की अक्सरियत में 11 बजे तक सोते हैं। बाकी लोग जो है आज देर हुआ है हम आए तो, वरना लोग जो अवेयर के सोते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग 11 बजे तक सो जाते हैं। तो ये जगह ये लोग कौन है? कह रहे हैं कि सब पांचों ही बराबर नहीं है। हम समझ गए। चंद लोग जो हैं जो दागिने की आदत है वो 12 के बाद सोते हैं। अरे 12, 1, 2, 3 जब भी सो जाएं। कुछ लोग तो ऐसे कि सुबह फजर की नमाज के बाद सोते हैं। अभी रात भर अभी चलेंगे, रात भर चलेंगे, अभी घर जाके मोबाइल चलाएंगे। क्या देखते हैं मोबाइल पे आप लोग रात में? मोबाइल पे कोई समाचार देखता है, कोई पिक्चर देखता है, कोई कुछ देखता है, जिसको जो समझ में आता है वो देखता है। खबर देखते हैं? बिल्कुल खबर देखते हैं। क्या चल रहा है देश में अभी? तो देश में क्या चल रहा है बस देख लीजिए, माहौल क्या है। सही चल रहा है सब? सब ठीक है। शिकायत नहीं करेंगे कैमरे पे? कोई शिकायत की बात नहीं। चल जाएगा? नहीं, बुलडोजर क्या चल जाएगा। बुलडोजर तो जिसके घर चलेगा वो तो चलेगा ही। चल रहा है 400 के पार। 400 के पार हो जाएगा? 400 के पार चल रहा है। 400 पार सीट आएगी इस बार, 400 पार सीट आएगी। किसकी? भाजपा की आ जाएगी एकदम श्योर, पक्का आएगी। बेईमानी होगी तो क्यों नहीं आएगी? 400 का पार हो जाएगी। अब क्यों नहीं आएगी? 400 का 600 पार ले जाए। अब 400 को 600, 543 जो सीट है 600 पार कैसे जाएगा? तो ये तो 400 कैसे आएगी आप बताइए? 270 पे तो जीती है, तो 400 पार मोदी जी है तो मुमकिन है, सब मुमकिन है। 600 बना दीजिएगा, मुमकिन ही है। अरे वो बोल ये बेमानी बोल रहे हैं। बेमानी कहाँ से होगा? जनता जब हमारे यहाँ काम होगा, काम बोलता है ना, जब आदमी काम कर रहा है। बताइए क्या लोग बोलते हैं कि देश में विकास नहीं हुआ, देश में बस हिंदू के लिए काम किया जा रहा है, मुसलमान के लिए काम नहीं किया। ऐसा क्यों हो रहा है? जब जितने भी उन्होंने अरे भाई एक सेकंड, क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? आकाश भाई, अभी मैं बता दूं साफ तुम अभी बहस में देर से आए हो, लेकिन अभी भी किसी ने ये बात नहीं कही है जो तुम कह रहे हो अभी तक। इस बहस में कम से कम किसी तो नहीं कहा है ना अभी। ये बात अभी तक नहीं हुई, आगे कोई कहे मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। अब तुम बोलो अपनी बात आकाश। ऐसा है कि देखिए, ये देश में लोकतांत्रिक है, यहाँ सब आज़ाद हैं, कोई किसी को कोई भी पाबंदी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी हो। पहली बात तो कोई भी पार्टी पूरे देश से गरीबी मिटा नहीं सकती। गरीबी जो है, पहली बात तो सबसे बड़ी कमी हमारी है। हमारे माँ बाप जब हमें पैदा करते हैं तो उनका एक ही मकसद होता है कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी करे। सारे माँ बाप की एक ही डिमांड होती है कि बच्चा सरकारी नौकरी करे। और सरकारी नौकरी जब सारे बच्चों की एक ही डिमांड है, इतनी बड़ी जनसंख्या में सरकारी नौकरी की जो संख्या है वो कम है, तो हम बिजनेस क्यों नहीं करें? हम बिजनेस करें, हम अपने तरफ से लोगों को रोजगार दें, हम रोजगार बढ़ाएं ना। जब हम तो तुम जो मम्मी पापा के ऊपर पूरा इल्जाम डाले हो ना भाई, हाँ सब कुछ नहीं, मम्मी पापा का इल्जाम डाल दिया। मम्मी पापा चाहते हैं सरकारी नौकरी, बिल्कुल चाहते हैं। उनका वो बच्चा हमें शुरू से यही सिखा देना कि पढ़ो, पढ़ के सरकारी नौकरी करो। कोई माँ बाप बोलता है बच्चा तुम बिजनेस करो, जिसके बिजनेस कैसे करेंगे? जब बिजनेस रहेगा तब तो बिजनेस करेंगे। जब यहाँ बिजनेस ही नहीं है, बिजनेस नहीं। अरे यार, हम कहते चलिए रोड बन गया, कॉरिडोर बन गया, सब बन गया, सब अच्छी बात है, उससे कोई किसी को एतराज़ नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ कारोबार भी तो होना चाहिए ना। आज आदमी कारोबार लगा रहा है, लाख रुपए लगा के बैठ रहा है, उसका धंधा ही नहीं चल रहा है, बाद में वो खा जा रहा है सब, बाद में कर्जे में डूब जा रहा है। बताओ भैया। हम भी अभी, मैं भी बहुत बड़ा नहीं हूँ, मैं 22 साल का हूँ। मैं भदोही से आया हूँ। मेरा भी हमारे यहाँ चुनाव भी हुआ है।
तो मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मतलब मैं भी अपना एक स्पोर्ट्स का दुकान भी डाला हूँ, 1 साल हुआ है। मैं वहाँ बिजनेस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भाजपाई हूँ या मैं किसी पार्टी की वजह से नहीं, मेरा जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है। किसी पार्टी का हो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग एक साल अभी मुझे 1 साल हुआ है बिजनेस स्टार्ट किया और मेरा बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जब आदमी करना चाहेगा, अच्छी बात है, चले यार, और अच्छा चले। जब आदमी करना चाहेगा तो उसके लिए सारे रास्ते खुले, वो खुद से कर सकता है। हम मानते हैं कि थोड़ी सी जो उनके तरफ से जो लगाए गए थोड़े नए रूल्स है, GST है, और ये 45 दिन में आप अगर उनके पैसे नहीं देते हो सामने वाला रूल जो है थोड़ा सा, वो तो उससे प्रॉब्लम है लोगों को। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे अब समय के हिसाब से हालात सब बदलते रहते हैं, तो थोड़ा सा वो परिवर्तन आया है। लेकिन धीरे धीरे उस हिसाब से लोग उसमें ढलेंगे तो वो भी अपने आप मैनेज हो जाएगा। वो भी धीरे धीरे वो रास्ता जब उस पर चलने लगेंगे तो वो भी सारे रास्ते अपने आप आसान। रास्ता कठिन है लेकिन चलना जरूरी है उस पर। रास्ता कठिन रास्ते चुनेंगे तभी तो सफलता मिलेगी। सब जो नामुमकिन है तो उस पर वही मुमकिन करेंगे तब तो नामुमकिन को मुमकिन कर पाएंगे। मेरा शिव खेड़ा क्या पानी नहीं रहेगा तो आप वहाँ पे कैसे वहाँ पे जाएंगे, तैरेंगे? एक बात बताइए, यहाँ पैसा ही नहीं है देश में। अरे क्यों नहीं पैसा है सर? कहाँ पैसा है? पैसा कहाँ है? मार्केट आप देखिए, आप व्यापार करते क्या करते हैं? स्पोर्ट्स का बिजनेस है, स्पोर्ट्स का बिजनेस है, एक्सपोर्ट का बिजनेस कर। एक्सपोर्ट नहीं, स्पोर्ट। स्पोर्ट का कितना परसेंट है यहाँ पे? क्या कितना परसेंट है? कितना परसेंट स्पोर्ट है का बिजनेस है? बहुत खेलने वाले बच्चे हैं। 1% भी नहीं होगा। और यहाँ जो व्यापार मेन है कपड़े का है। हमारे बदौर से 2 लड़के क्रिकेट खेले हैं, शशि जायसवाल और शिवम दुबे। शिवम दुबे मेरे गांव के बगल का मानिकपुर का है। शिवम दुबे जो क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेटर है। और शशि चेन्नई सुपर किंग्स से अभी गया वर्ल्ड कप में गया, दुबई में है अभी। सर शिवम ये पहले बताइए, देश भर में पेट भर जाएगा? आपकी एक दुकान खुल जाने से लोगों का पेट भर जाएगा? मोदी जी ने 10 साल में क्या किया, इसके लिए कोई बात नहीं होती है। सब कहाँ कौन सी बात हो रही है भाई, ये बताइए। 10 साल में उन्होंने रोजगार दिया है क्या? 10 साल आप बताइए सर, अपने इल्जाम बताइए, साफ साफ बताइए। मेरा कहने का मतलब 10 साल में सर किसी भी नौकरी, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो या और भी रोजगार के लिए कोई अवसर उन्होंने पैदा ही नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का काम उन्होंने किया है 10 साल में। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आधार बताइए अपने। ये ऐसा इसलिए कहना पड़ा कि 3 चीजें हमारे संग हुई। पहली बात ये कि जो हमने 350 रुपये का सिलेंडर ले रहे थे वो आज हमको 1100-1200 रुपये का लेना पड़ रहा है। दूसरी बात ये, मेरे पास रोजगार नहीं, 10 साल में रोजगार मेरा कम हो गया। बनारस के मदनपुरा के अंदर सबसे ज्यादा पलायन करने वाले लोग हैं ये 10 साल के अंदर। 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा करने वाले लोग हैं, पलायन करने वाले लोग हैं। क्यों कह के गए? इनके अपने हाथ का ताना बाना था, इनको अपना बिजनेस को चौपट कर दिया गया और इनको मजबूरी में जाकर कहीं मजदूरी करना पड़ा। कहाँ? बेंगलोर जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? सूरत जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? दिल्ली जाना पड़ा। हिंदुस्तान के हर एक कोने में मदनपुरा का बनारसी आदमी ठेठ भाषा, ठेठ बनारसी, उसको जाने के मजबूर कर दिया। क्यों किया? इसके लिए बात नहीं करेंगे आप लोग, इसके लिए बात करेंगे मोदी जी आएंगे सब मुमकिन है। अरे वो इंसान है ना कि भगवान है? इंसान ही तो है कि भगवान। आप ये कह रहे हैं कि बेसिक और समाज 10 साल में इन्होंने सिर्फ यहाँ बेरोजगारी को और बढ़ावा दिया है। और कुछ नहीं। यहाँ पे जो एक यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो भी नौकरियाँ प्राइवेट सेक्टर में हो गई या तो गवर्नमेंट सेक्टर में, एक भी जितना पद खाली हुए एक भी नई नौकरी वहाँ पे नहीं गई। अगर वहाँ पे नौकरी लोगों के लिए पैसा आता तो वो पैसा मार्केट में जाता। वो सारी चीज़ें नहीं हुई। जितनी भी नौकरियाँ खाली हुई, नई नौकरी नहीं लगी। क्या नाम है आपका? एजाज अहमद। एजाज जी, ये आकाश है। आकाश ये कह रहा था अभी कि सरकारी नौकरी जो हम लोग लड़के यहाँ पे चाह रहे हैं वो उनके घर में बचपन से ही ये, भाई उनको छोड़ दो, उनको काम करने में दिक्कत होगी, ठीक है। ये बोल रहे थे कि माता पिता बचपन से दिमाग में डाल देते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी तो भविष्य अच्छा होगा, और लेकिन लोगों को सरकारी नौकरी की तरफ नहीं भागना चाहिए, अपने स्वरोजगार की तरफ जाना चाहिए। ये आप कह रहे हैं, और यही कह रहे हो कि कुछ उल्टा कह रहे हो इससे? वो ये कह रहे हैं। तो मतलब यार अगर इस तरह से सोचा जाए, देखिए ये बात भी तो सही है ना देश में कि हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, सब लोग नौकरी की बात कर रहा है। देश की जनसंख्या सच में बहुत ज़्यादा है। देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने की ज़रूरत रही है और हमेशा से करनी चाहिए थी। इसके बावजूद सरकारी नौकरियां सभी को दी नहीं जा सकती हैं। लेकिन सरकार पर यह भी सवाल उठ रहा है कि सरकारी नौकरी जितने वादे किए गए थे, जितने पद रिक्त हैं, उनको भी भरा जाए। ये भी सवाल उठ रहा है। नहीं भराया अभी। और नई नौकरियां नहीं आ रही हैं, ये भी सवाल उठ रहा है। और फिर ये भी सवाल उठ रहा है कि बोलो सर, आप जैसे बोले कि ये अंकल जी बोले हैं, बड़े हैं,
सर ये बोल रहे हैं कि वैकेंसीज नहीं आ रही है गवर्नमेंट का। आई हैव अ आंसर बोलो। वेरी क्विक। आई एम एसएससी स्टूडेंट, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल। सर जो युवा है दे सक्षम है तभी देगा। कौन हमारे अभी मैं संकट मोचन मंदिर से दर्शन करके आ रहा हूँ। आई एम अ हिंदू, बिग फैन ऑफ हिंदू, मोदी जी का फैन हूँ सर, ओपन बोल रहा हूँ सर। आ तो रहे हैं मेरे अभी चार एसआई वहाँ पे लगे हुए हैं, कांस्टेबल लगा हुआ है, नौकरी कर रहा है। और मैं अभी बैंक्स के आ रहे हैं, आईबीपीएस का चेक कर लीजिए, एसबीआई का चेक कर लीजिए, पीओ का आ रहा है, क्लर्क आ रहा है। सर कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं बैंक का। सुनिए, मैं हमारे भी जो बिजनेस है, हम लोग भी बैंक जाते हैं। बैंक में जहाँ पे 20-20 एम्प्लॉइज़ होते थे, आज के डेट में 5, 6, 7 बचे हैं। और उन लोगों से जब कहते हैं कि हमारा ये काम में अपने ये हमने दिया, ये चेक क्लियरेंसी ये कुछ नहीं हुआ, तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे इतना काम अकेले कैसे करें। रात में 8-8 बज जाता है, 4 बजे हमारा बैंक बंद हो जाता है, लेकिन 8 बजे हम लोग घर जाते हैं। बहाना कुछ नहीं है, वो उनका ये हकीकत है। अरे आप उनका बैंक में बहाना है। जाके बैंक में देखें। हम लोग भी बैंक जाते हैं, हम लोग भी बैंक जाते ये हैं। सामने से कुछ है और करने में कुछ है। ये तो है कि आदमी दिखाता है कुछ, हम कहते चलिए बिजनेस अपना करिए, बहुत अच्छी बात है। किसी के पास पैसा नहीं, वो क्या करेगा? बिजनेस कैसे करेगा? जब उसके माता पिता के पास पैसा होगा तभी तो करेगा। अब जिसे मिसाल लीजिए, बच्चे को पढ़ाया, खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया, शायद कुछ सर्विस लग जाए। अब प्राइवेट सर्विस में से क्या है, 5,000 6,000 की सर्विस में क्या करेगा? आज कोई भी सर्विस प्राइवेट लग रही है तो 5 से 10 हजार रुपया ज़्यादा से ज़्यादा। 15,000 जो आना रहा 15,000 रुपया हमको दे दो। तो 15,000 रुपये जो 15,000 15 लाख कहेंगे हर खाते में आएगा। नहीं, अरे जुमला नहीं है। 15 लाख कहीं आएगा तो 15 लाख रुपये चाहिए ना। थोड़ा बेकार बात का कोई मतलब नहीं। आज जो ज़मीनी है, ज़मीनी स्तर पर देखो, जो बिजनेस होना चाहिए, लोगों के पास जो पैसा पहले था, रिजर्व पैसा था, वो एक तो कोविड में ख़त्म हो गया। कोविड में जो पैसा लोग बैठ के खा गए, उसके बाद रोज़गार बहुत धरातल पर आ गया। अभी कोई भी लोग जिसके पास जमा पूंजी थी, एक तरह से ख़त्म हो गई है। और वो पैसा जो रोटेशन होता था मार्केट में, अभी नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि पैसा उनके पास नहीं है बिजनेस करने के लिए, किसी बच्चे को पढ़ने के लिए। कोई माँ बाप अगर बच्चे को पढ़ाता है, वो 12th के बाद उसको ग्रेजुएशन करने में कोई अच्छी डिग्री पाने में कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 6 लाख रुपए लगते होंगे। 5-6 लाख रुपए बच्चों को पढ़ाने में देते हैं। वो बच्चा 5 साल 6 साल पढ़ता है, लेकिन घर पे कुछ नहीं देता है। अगर वही माँ बाप 5-6 लाख रुपए बच्चे को बिजनेस में लगा के दे और 5 साल से छोड़ दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगले 5 साल बाद आपको 50,000 महीने कमा के नहीं दिए तो मैं जो कहेंगे हार जाऊँगा। बिना पढ़ाए बच्चों को बिजनेस में लगा दे तो फिर वो क्या? आप पढ़ाइए ना। आप बोल रहे कि 5-6 लाख पढ़ाने में लगा देते हैं। वो पढ़ता रहे ना, वो 12 ग्रेजुएशन में आपने बोला 5-6 लाख लग जाता है। ग्रेजुएशन के बाद में बोला, जब वो पढ़ाई नहीं करेगा भाई पढ़ाई नहीं करेगा तो कैसे वो बिजनेस करेगा? मुझे मैं आप लोगों को आप उधर जाऊंगा, वो बुला रहे हैं मुझे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। आ जाओ, सर आओ। अचानक से बातचीत के बीच में कुछ लोगों ने अलग से बुलाया है उधर। मैं देखता हूँ क्या बात होनी है। हाँ बताइए अंकल, बुला के लाए आप वहाँ से मुझे। ये लोग से पहले पूछ लो। नहीं, आप बुला के लाए क्यों वहाँ से? मैं सिद्धांत, वो लड़का जो कह रहा है वो वाराणसी नहीं है, वो वाराणसी का नहीं है। वो वाराणसी का नहीं है। हाँ। ये बुनकरों का, पूर्वजों का ये वहाँ पे है। ये साइदिया लाइब्रेरी है जी, और ये बहुत पुराना शहर है जी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी पहले, जी। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट, फिर अभी की गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आई। सर आपका नाम बता दीजिए मुझे। मेरा नाम रमजान अली पजरंगी है, मैं बुनकर नेता हूँ, सर ठीक है। हैंडलूम। मैं एक चीज बता दूं आपको। यस। मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। आप सिद्धांत ये बताओ, हाँ। सिद्धांत आप ही का नाम है ना? जी, मेरा ही नाम है। ये बताओ सिद्धांत, ये आप मदनपुरा में हो ना? जी। ये तुम्हारा घर है ना? हाँ। किसको नहीं जानते तुम? हमारे मातो जी को नहीं जानते, कि हम लोग को नहीं जानते, ये बच्चे को नहीं जानते, व्यापारी को नहीं जानते, व्यापारी के बच्चों को नहीं जानते। बहुत लोगों नहीं जानता हूँ बनारस में। बहुत लोग को जानते हो सिद्धांत। आप पढ़े लिखे हो, आप इसी वाराणसी के हो, हाँ। तो आप ये जानते होगे कि आप, कहना क्या चाह रहे हो? आपकी मैं बात ये क्या है? कहना चाहता हूँ, अगर बनारस के अंदर कुछ लेना है हाँ। तो मातो जी से लो, जो यहाँ का सरदार है। अरे सर, उनके ऐसे थोड़े परिवार होगा कि के ऐसे थोड़े होगा कि फिर ऐसे किससे? नहीं, ऐसे नहीं हर होगा। आदमी की बात उनको ऐसे नहीं होगा कि कोई बाहर से आया है, ऐसे बात नहीं आप चाहते करो। कि- मैं नेतागिरी में के चक्कर में थोड़े पड़ूंगा सर। इतने सारे वोटर हैं यहाँ पे, इतने सारे लोकतंत्र में शामिल लोग हैं, कैसे बात कर रहे हो सर आप? तो फिर आप जो है आपको पूछना क्या है? हाँ? आपको जो पूछना है वो पूछो। क्या बोल रहे? एक सेकंड,
आप जैसे दो मुर्गा लड़ाना चाह रहे हैं, एक मोदी का एंटी एक मोदी का पक्षधर, दो मुर्गा मत लड़ाइए, किसी बात पूछिए आगे निकल जाइए। आप सुनिए, नहीं आप क्या नाम है दोस्त? हामिद भाई। हामिद सुनिए, ऐसा है ना कि नंबर एक, मैं किसी को यहाँ पे लड़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है? हमको तो ऐसा ही लगा। आप सुन तो लीजिए, आपने पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं किसी को लड़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है सर? सुन तो लीजिए, जितना ये शहर आपका है ना उतना ही शहर मेरा है, और इस शहर की, इस देश की, इस प्रदेश की जितनी चिंता आपको है उतनी ही मुझे भी होगी, ठीक है? और अगर आपको लग रहा है मैं किसी को लड़ा रहा हूं तो मैं आपसे सुन तो लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं किसी का मुर्गा लड़ा रहा हूं ना, वहां पे एक व्यक्ति सुन लीजिए, वहां पर एक व्यक्ति बोल रहा है कि देश में रोजगार होना चाहिए, एक व्यक्ति बोल रहा है देश में नौकरी होनी चाहिए, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है नहीं देश में नौकरी नहीं होनी चाहिए, देश में स्वरोजगार होना चाहिए। दो व्यक्तियों के बीच में मतभेद होना समाज की बेसिक वैल्यू है। समाज की बेसिक वैल्यू कि देश में दो व्यक्तियों में मतभेद हो सकते हैं। क्या देश के दो व्यक्ति लड़ रहे हैं? नहीं, वो अपनी बात कह रहे हैं। तो मत रखना ये प्लीज मुझे ये मत बताइए कि मैं किसी को लड़ा रहा हूँ सर। नहीं, आप इस बहस में थे सर, क्या मैंने किसी को लड़ाने का काम किया है? नहीं, आपका बहुत बढ़िया, आपने वो बहुत अच्छा आपका जो भी। जी मैं गौरव मौर्य जौनपुर से हूँ सर मैं बातचीत करता हूँ, ठीक है? मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा, मैं किसी नेता को बात कर रहा हूँ तो बुला लीजिए, मैं यहाँ बात करूंगा, अलग से नेता से नहीं मिलने जाऊंगा। क्या करना चाहते हो, निकालना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, मैं सुनने आया था, मेरी बातचीत शुरू, आप देर में आए इसलिए बात सुनिए 2 मिनट शांति से सर। बातचीत शुरू हुई बनारसी साड़ी के काम से। बनारसी साड़ी का काम कैसा चल रहा है? व्यापारियों ने यहाँ पे समस्या उठाई कि कोविड के बाद से लगभग काम ठप सा पड़ गया है, काम बिक्री बहुत कम हो रही है, बहुत सारी चीज़ें कम निकल रही हैं, ऑर्डर कम आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें उठी। फिर उसमें आया, उसमें नौकरियां कितनी है, फिर कई सारी नौकरियों की बात आई उसमें, और पी लेंगे सर, कई सारी नौकरियों की बात आई, और फिर बात आते आते नौकरियों और तमाम चीज़ों पे चली गई, ये बात हो रही थी। अब आपको क्या कहना है सर? आपका नाम आपने बताया, आप मुझे बताइए कि देश में नौकरियों की स्थिति, देश छोड़ दीजिए, आप बनारस बताइए, बनारस में नौकरियों की स्थिति पे आप क्या सोचते हैं? क्या बनारस में नौकर पेशा नहीं है, हम लोग मजदूर पेशा है, बुनकारी करने वाले आर्टिस्ट हैं। कितना मिलता है बुनकारी का? हमें हमारे पास पहले दाल रोटी चल जाती थी, अब हमारा व्यापारी खुद जो है जाके दूसरे में काम कर रहा है, तो हमको क्या करेगा? मतलब समझाइए थोड़ा इसको। मतलब इसको मैं डिटेल बता दूं, पहले मजदूरी रहा करती थी 200 रुपया 300 रुपया रोज, तो उस हिसाब से जो है 20 साल के कट गए, तो अब होनी चाहिए कितनी? 20 साल पहले जो 200 रुपया प्रतिदिन कमाते थे, उस हिसाब से आज 2000 रुपया होनी चाहिए। चलिए 2000 नहीं तो जो है 700 होनी चाहिए, 1000 होनी चाहिए, 800 700 कुछ है ना? होना चाहिए। आज के डेट में वो हमारे बुनाई के कल में हैंडलूम के पास वो काम नहीं है, उसकी मजदूरी नहीं है। हमारी आधी आबादी महिलाओं की है, चरखा चलाने वाली, उनके पास भी उतना काम, उतनी तनख्वाह, उनकी उतनी मजदूरी नहीं हो रही है। कतराई की होती है, साड़ी की कटिंग, जो बारीकी काम है उसमें भी नहीं है। जो उसमें गुटका लगाती हैं, जो इसको वो बोलते हैं स्टोन, अच्छा। उनकी उतनी मजदूरी आज के डेट में नहीं हो रही है। इसीलिए हमारे लोग पलायन किए, हमारे लोग सूरत चले गए, यहीं के लोग, हमारे परिवार के लोग बेंगलोर चले गए, वहाँ हमसे ज़्यादा वो आमदनी करते हैं। आगे कुछ और ये स्थिति सुधरेगी कैसे, क्या लगता है आपको? ये भाई स्थिति सुधरेगी कैसे? अभी कुछ दिन पहले जो बचा कोचा था, तो ये जो है चाइना से माल मंगाते रहिए ना, रेशम बना, पहले चाइना से रेशम आता था, अभी चाइना से रेशम नहीं आ रहा, कपड़े आ रहे हैं, तो स्थिति कैसे सुधरेगी बताइए? हम लोग रेशम की साड़ी बनाते हैं, जब रेशम कहाँ से आता था? चाइना, मैं क्या बोल रहा हूँ, रेशम पहले आता था, अब कपड़े आ रहे हैं। अच्छा, पहले रेशम पहले आता था, अब सीधे पूरा कपड़ा ही आ रहा है, बिना बिनाया। जानकारी कर लीजिए ना, तो क्यों कैसे सुधरेगी? और इन्होंने अभी फैशन शो कराया था ये नमो घाट पे, बनारस में फैशन शो कराने का मतलब क्या है? विदेश में कराते कहीं, यहाँ तो सब लोग जानते हैं बनारसी साड़ी कहती होती है, यहाँ पे करा के क्या फ़ायदा हुआ? करोड़ों फूक दी सरकार का, फ़ायदा बताइए क्या हुआ उससे? अभी हमको दिखाने, हम तो जानते हैं साड़ी कैसी होती है, अभी यहाँ बनारसी साड़ी का फैशन शो कराने का मतलब बताइए आप? हर कोई जो जिसको जानता है, आप बनारस के तो आपको जानता है सब लोग, तो आपको सबको दिखाने का मतलब क्या है? जिसको नहीं जानता उसको दिखाओगे ना, जो नहीं जानता है बनारसी साड़ी वहाँ पे जाके दिखाओगे ना, बस फॉर्मेलिटी होती है सरकार में। जान लो सिद्धार्थ जी, आप पत्रकार हैं, आप ये जान लो कि सूरत का कच्चा माल यहाँ ला के यहाँ पे डुप्लीकेट करके बनारस का मोहर लगा के ये बेच रहे हैं।
जिसके हमारे छोटे लोग के लोग मंदी में रह गए। हमारे व्यापारी आज इतने मंदी में हो गए कि कितना भी फर्म बंद है, और जीएसटी जो लगाए हैं उससे व्यापारी कह रहे हैं हम और परेशान हैं। तो हम कारीगर कहाँ जाए? हम कारीगर ग्रुप हैं, मैं एक ग्रुप हूँ, कारीगर ग्रुप हूँ, एकदम नीचे तबके का। मजदूरी अगर एक हफ्ते नहीं मिलेगी तो हम तो भूखे मरेंगे, मगर किसी तरह चल रहा है। ये व्यापारी लोग हैं, पूछ लो, उनके बच्चे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो यहाँ पे बुनकर है इन लोग को रोज़गार का कोई अपना अवसर प्रदान करे, कोई उसका व्यवस्था बनाए, कोई उसका सिस्टम कोई वहाँ से उसको सेट करे कि कैसे इनको रोज़गार मिले, कैसे इनका काम बढ़े। उसके लिए एक योजना बनाए तो बहुत बेहतर होगा बुनकर के लिए, क्योंकि यहाँ पे 90% बुनकर है हमारे बनारस में। तो इसके लिए कोई योजना इनकी नहीं है अभी, और पहले योजना थी, पता नहीं अब है कि नहीं, मालूम नहीं। बुनकर किस क्षेत्र में है? 90% किस वर्ग के बुनकर हैं? क्या है, क्या बनारसी साड़ी की स्पेशलिटी है, क्या स्टार्टिंग रेंज है? दुनिया पूछना चाहती है, दुनिया जानना चाहती है। दिखाना हम लोग इतने पैसे वाले नहीं है कि हम पूरी दुनिया में दिखाने जाएंगे। तो हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि हम पूरी दुनिया में दिखाने जाएंगे। आप ऐसा सवाल कर रहे हैं हमसे कि पूरी दुनिया देखना है जी, तो हम दिखाएंगे। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट क्यों बनती है? गवर्नमेंट क्यों बनती है? गवर्नमेंट क्यों बनती है? आप बताइए, गवर्नमेंट क्यों बनती है? रुको एक मिनट, तू चुप रहो। गवर्नमेंट क्यों बनती है? आप बताइए, गवर्नमेंट क्यों बनती है? बताइए ना, गवर्नमेंट का नाम क्या है? ये है कि अपनी जनता को सुविधा देना। गवर्नमेंट क्यों बनती है? हमारी सहूलियत के लिए, हमारी सहूलियत के लिए बनती है, हमारे ऊपर जुल्म करने के लिए नहीं बनती है। तो हम नहीं बताएंगे कि हम बुनकर क्या है, बुनकारी कैसे होती है, साड़ी कैसी है, क्या है। हमारी साड़ी को हमारे घाट पे लाके हमको दिखा रहे हो। अरे उसको विदेश में दिखाओ तब ना उसका नाम होगा। आपकी बात जायज है, लेकिन आप अपनी बात, ठीक है, मानते हैं हमारा सवाल गलत हो सकता है, लेकिन आप अपनी बेसिक नीड को, आप अपनी ज़रूरतों को, आप अपने सुविधाओं और जो आपको कठिनाइयाँ या आपको दिक्कतें हो रही हैं, आप उसको जनता के पास, सरकार के पास, आप इन जैसे पत्रकारों के माध्यम से आप जब तक नहीं पहुँचाएंगे, नहीं करना, अपनी बात बताना है। लगना ना लगना ये हमारे और आपकी बात क्या है, लेकिन यहाँ पे आपकी बात को कहना, यहाँ पे लोग आके बात दबाते हैं। यहाँ पे देखिए सभी वर्ग सारा ऑर्डर पब्लिक पे फोड़ दे कि आपने ये नहीं किया। छोड़ो यार, आपने ये नहीं किया। पब्लिक से कुछ नहीं होता है। कहना गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है। सुनिए ऐसा गवर्नमेंट का इतना बचाव भाई हामिद, आपका नाम क्या है दोस्त? गौरव मौर्य। गौरव, भाई हामिद, अरे हामिद उससे मतलब नहीं है। गवर्नमेंट का काम है, हमें अपनी बात करना है, हमें अपनी बात कहना है। अच्छा, हमें और आपकी बात को कहने से कोई संविधान, कोई हमारे इंडियन लॉ नहीं रोकता है, तो हम और आप अपनी बात को कहने से क्यों रुके? क्यों दे रहे हैं? हम सफाई, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात करेंगे ना भाई। हमारे क्षेत्र में आए नहीं आए तो हम आपके क्षेत्र में नहीं गए ना, हम अपनी बात कहेंगे इनसे। ये मत करिए, ये मत करिए। आपको बताएं, देखिए आप बुनकर हैं, यहाँ जो बुनकारी होती है, सुनिए, देखिए यहाँ बुनकर सभी तबके के हैं, छोटे से लेके बड़े तक। और यहाँ सभी तरह की साड़ियाँ बनती है और पूरे इंडिया में विदेश तक जाती थी साड़ियाँ। अभी ये स्थिति है कि इन्होंने एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, बाहर साड़ियाँ नहीं जा रही है। तो बाहर जो साड़ियाँ एक्सपोर्ट की बात हम लोग खबरें सुनते हैं कि साड़ियाँ एक्सपोर्ट हो रही है, तो कौन सी साड़ियाँ एक्सपोर्ट होती हैं? वही चाइना से कपड़ा जो बनता है वही साड़ियाँ? नहीं, बनारस की जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि इंडिया के बाहर भी इंडिया के लोग रहते हैं और तीज त्यौहार जैसे दीपावली होगी, होली, वो मंगवाते हैं। वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं यहाँ से जाना। कह रहे हैं कि व्यापार के अग्रीमेंट का तहत नहीं जा रहा, आप ये कह रहे हो? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अरे यार, जो विदेशी टैक्स लगता था अभी 30% लग रहा है बनारसी साड़ी पे। आप समझिए पहले, आप समझिए 30% लग रहा है, उसको समझिए पहले अच्छी तरीके से। और कौन बेचेगा बाहर? कौन बेचेगा बताइए आप? जब इनकी गवर्नमेंट आती है, इसके पहले भी आई थी, यही हाल था। और ज्यादातर बनारसी साड़ियाँ विदेशों में बिकती है, फॉरेन देश में इतनी बिकती है कि आप सोच सकते हैं। देखिए इम्पोर्ट ड्यूटी इन्होंने हर जगह से घटा दी है। पहले इम्पोर्ट ड्यूटी 20% थी, बहुत कम माल आता था। एक्सपोर्ट में ड्रॉबैक मिलता था, अभी ड्रॉबैक भी इन्होंने खत्म कर दिया। एक्सपोर्ट में पहले 20% ड्रॉबैक मिलता था, 25%। प्योर सिल्क में 20% मिलता था, प्लस जो सिंथेटिक से होते थे कपड़े उस पर 25% मिलता था। और जितनी पीस होती थी अलग अलग पीसों पर ड्रॉबैक मिलता था। अभी इन्होंने सब बंद कर दिया है, दूसरा कुछ भी नहीं बंद कर दिया। इतना, एक मिनट मेरी बात नहीं सुनिए, इन्हीं की बात मैं समझा रहा हूँ, इन्हीं की बात मैं रीजनल बात मैं समझा रहा हूँ। आप मैं जा रहा हूँ यहाँ से बोल के। एक बात बताइए, रॉ मटेरियल आएगा वो जहाँ पे कारोबार पैदा करेगा कि कपड़ा आएगा वो कारोबार पैदा करेगा? आप बताइए। रॉ मटेरियल पे टैक्स ज़्यादा है, कपड़े पे कम है।
ये कौन सी बेवकूफ़ी है? ज्यादा टैक्स है, मतलब समझे कच्चा आप? माल आता का है, उस पे कम टैक्स है, उस पे ज्यादा टैक्स है और ज्यादा जो महंगा कपड़ा आता है। रोजगार उससे ज्यादा मिलेगा और ऐसे रोजगार कम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आ रहा है तो उस पे टैक्स कम है। सुनिए पहले, कपड़ा आ रहा है उस पे टैक्स कम है और उसी का धागा आ रहा है उस पे टैक्स ज्यादा है। ये कौन सी बेवकूफ़ी है? यार नहीं जो आता है वहाँ थोड़ा से सर्च कर लीजिए, विदेश पढ़े से लिखे लोग हैं आप लोग, बिल्कुल, थोड़ा जानकारी कर लीजिए। एक मिनट, चाइना से सिल के जो आता था उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी हम खरीदार अरे हैं, यार, के माध्यम है। आप सही करके बात करो। कहते कबीर दास की भाषा में। भाई साहब सुनिए सुनिए सुनिए, कबीर दास की भाषा में सुन लो। जी बताइए। खाना आपका पार्सल कमजोर है। इस बातचीत को हम यहाँ बंद करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति हो रही है, मैं उसमें उतरना नहीं चाहता हूँ ना। हम चाहते हैं कि ये शहर या कोई भी शहर या कोई भी स्थान इस जद में जाए। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।